आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम 1917 की रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी के विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इससे पूर्व मात्र फ्रांस की क्रांति ने विश्व में इतना बड़ा प्रभाव डाला था। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का पाठ पढ़ाया था। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति ने मात्र एक तंत्रीय शासन का ही अंत नहीं किया, अपितु सर्वसाधारण की महत्ता का भी प्रतिपादन किया। इस क्रांति से संसार में समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन हुआ। तो 1917 की रूसी क्रांति पर आने से पहले हम क्रांति से पूर्व रूस की स्थिति क्या थी उसके बारे में देख लेते हैं। यद्यपि 1905 ईस्वी की क्रांति के द्वारा रूस में पार्लियामेंट की स्थापना हो गई थी, तथापि जनता की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। रूस की जो साधारण जनता अशिक्षित और पिछड़ी थी, और जनता के जो विभिन्न वर्गों, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान वर्ग का आर्थिक और सामाजिक स्तर भिन्न भिन्न था। वहाँ का सम्राट जार निकोलस द्वितीय शक्तिशाली और निरंकुश था। वह देवी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास रखता था और जनता की इच्छा की उसको कोई परवाह नहीं करता था। इससे वहाँ की जनता अत्यधिक दुखी थी और संदेह नहीं है कि इसके निवारण हेतु ही रूस की जनता को एक नहीं दो क्रांतियाँ, एक मार्च वाली और एक नवंबर में करनी पड़ी। क्रांति के अगर कारणों की बात करें तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारणों की चर्चा करते हैं। रूस के जार की सत्ता निरंकुश थी। उदारवादी आंदोलनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जार की जो स्वेच्छाचारिता पर कोई प्रतिबंध नहीं था। चर्च, कुलीन, वंशीय सामंत वर्ग, प्रतिक्रियावादी अधिकारी तंत्र, ये सब जार की स्वेच्छाचारिता को प्रोत्साहन देते थे। 1905 की क्रांति के फलस्वरूप कुछ सुधार किए गए, डूमा की स्थापना की गई, लेकिन इसे भी जब तब भंग किया जाता रहा। जार निकोलस द्वितीय भी अपने जो है पूर्वजों की निरंकुशता की नीति जारी रखना चाहता था, किंतु वह एक दुर्बल चरित्र का व्यक्ति था। उसमें राजमर्मज्ञता, नेतृत्व के गुणों और दृढ़ता का अभाव था। उस पर जो है जारीना का अत्यधिक प्रभाव था। उसकी पत्नी का जो है उस पर अत्यधिक प्रभाव था। और जारीना एक भ्रष्ट साधु रासपुटिन के प्रभाव में थी। जारीना के अतिशय हस्तक्षेप से प्रशासन तथा युद्ध व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई। इसके अलावा रूस की जो भ्रष्ट और अकुशल नौकरशाही में भी जन कल्याण की भावना लेश मात्र भी नहीं थी, और इस अत्याचारी नौकरशाही के प्रति भी जनता में बहुत आक्रोश था। सामाजिक कारणों की अगर हम चर्चा करें तो रूसी समाज में जो व्याप्त असमानता और व्यापक असंतोष भी क्रांति के लिए उत्तरदायी था। समाज में विशेषतः दो वर्ग थे। एक तो विशेषाधिकार युक्त वर्ग, जिसमें राज परिवार के सदस्य, कुलीन वर्ग और राज्य के उच्च अधिकारी शामिल थे। वे यथास्थितिवादी थे। और दूसरी तरफ थे विशेषाधिकार विहीन वर्ग, जिसमें कृषक, मजदूर, दास मुख्य थे। और यह निर्धन व पीड़ित वर्ग था जो स्थिति में परिवर्तन चाहता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने से संगठित मजदूर वर्ग भी उभर रहा था, जो अस्वास्थ्यकर वातावरण, काम के अधिक घंटों व कम वेतन से दुखी था।
इस वर्ग में समाजवादी विचारों का प्रचार किया जा रहा था। 1905 और 1917 की क्रांतियों में मजदूरों की सोवियतों की शक्ति का निर्णायक प्रभाव रहा था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक पूंजीवादी मध्यम वर्ग का भी उदय हो रहा था। 1917 की क्रांति के प्रथम चरण में इसी मध्यम वर्ग ने नेतृत्व की भूमिका निभाई थी। व्यापार और औद्योगिक विकास की बाधाओं को हटाने के संदर्भ में ही यह परिवर्तन अथवा क्रांति का समर्थक था। इसी प्रकार किसान जो है, कृषकों की अगर बात करें तो 1861 में रूस में कृषक दासता का तो उन्मूलन कर दिया गया, किंतु उनको भूमि नहीं दी गई। इसलिए ऋण चुकाने से उनकी दशा दयनीय होती गई। कुछ को भूमि भी दी गई तो उस पर पंचायत का स्वामित्व माना गया। इसके अलावा उन पर नए कर लाद दिए गए। इसके कारण किसानों की दशा दयनीय बनी रही। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समाज का जो संपूर्ण विशेषाधिकार विहीन वर्ग था वो शीघ्र और आमूल चूल परिवर्तन का पक्षधर था। क्रांति के अगर बौद्धिक कारणों की बात करें, क्रांति के बौद्धिक पृष्ठभूमि का अगर देखें तो 19वीं शताब्दी से ही रूस पर पश्चिमी उदारवादी व क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव पड़ रहा था। मार्क्स, बाकुनिन, क्रोपटोकिन के जो उग्र परिवर्तनवादी विचारों का अध्ययन रूस में किया जा रहा था और श्रमिक वर्ग में उनका व्यापक प्रभाव था। टोल्स्टॉय, तुर्गनेव, गार्की के साहित्य ने भी रूस की शिक्षित जनता को बहुत प्रभावित किया। निहिलिस्ट आंदोलन भी उग्र परिवर्तनवादी था। मतलब वो निहिलिस्ट जो है वो नए सिरे से पूरे समाज को रचना चाहते थे। तो इस प्रकार जो है अराजकतावाद, शून्यवाद, साम्यवादी विचारधाराओं के प्रभाव से 1917 की राजनीतिक क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक क्रांति तैयार हो गई थी, एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। क्रांतिकारी जो है नेताओं को निर्वासित कर दिया गया था, किंतु उनके विचारों का गुप्त रूप से प्रचार हो रहा था और इनमें जो है बोल्शेविक दल अग्रणी थे, प्रमुख थे। क्रांति के जो है आर्थिक कारणों की जहाँ तक बात है तो रूस की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो आर्थिक विस्फोट था। रूस जो है उत्साहपूर्वक युद्ध में सम्मिलित हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में, और 1.5 करोड़ सैनिकों को युद्ध के लिए संगठित किया था। और यहीं से समस्या का प्रारंभ हो जाता है। कुछ प्रारंभिक विजयों के बाद रूसी सेना को कड़ी हार का सामना करना पड़ता है और उसके बाद एक पराजय का सिलसिला चल पड़ता है। विशेषकर जो है टानिनबर्ग के युद्ध के बाद सैनिकों को पर्याप्त युद्ध सामग्री नहीं मिल रही थी, उनमें असंतोष बढ़ रहा था और इतने अधिक युवा लोग सेना में भर्ती होने से कृषि उत्पादन में गिरावट आई, क्योंकि अधिकांशतः सैनिक जो थे वो युवा किसान व मजदूर थे। तो इस तरह से खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया और यातायात के साधन भी युद्ध कार्य में झोंक दिए जाने से जो है साइबेरिया से खाद्य पदार्थ नहीं मंगाए जा सकते थे और उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं पहुंचाया जा सकता था। इसलिए कारखानों में हड़तालें होने लगी, कारखाने बंद होने लगे। तो 1916-17 में जो अकाल की स्थिति पैदा हुई उसने स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना दिया था। युद्ध के मोर्चों पर लगातार पराजय और सैनिकों को जो है बड़ी संख्या में खोने से जनता में सरकार के विरुद्ध क्रोध बढ़ता जा रहा था। तो रूस की जो ये आर्थिक स्थिति थी, विस्फोटक जो आर्थिक स्थिति थी, उसने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया था। हजारों की संख्या में बेकारी, भुखमरी से त्रस्त लोग खाद्य पदार्थों के लिए लूटमार करने लगे। ऐसी स्थिति में प्रशासन जो है असहाय होता जा रहा था और प्रशासन का मुख्य आधार सेना होती थी, किंतु उसमें भी अराजकता व असंतोष की स्थिति थी, क्योंकि उनके पास अस्त्र, वस्त्र और भोजन का अभाव था।
तो ऐसे में सैनिकों को बोल्शेविक राजनीतिक चेतना से लैस कर रहे थे और जार का जो है स्थिति पर नियंत्रण समाप्त प्राय हो गया। तो क्रांति की ऐसी पृष्ठभूमि अब तैयार हो चुकी थी। तो क्रांति की जो है प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है वो उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मार्च की क्रांति। तो दैनिक वस्तुओं के अभाव, जैसे अभी हमने पढ़ा कि दैनिक वस्तुओं के अभाव के कारण इनका भाव तेज हो गया था। जनता का विश्वास था कि इन वस्तुओं का देश में अभाव नहीं है, अपितु पूंजीपतियों ने इनका भारी स्टॉक कर रखा है और इनके दाम चढ़ गए हैं। 7 मार्च 1917 ईस्वी को जो गरीब या निर्धन मजदूरों ने भूख से व्याकुल होकर पेट्रोग्राड की सड़कों पर घूमना आरंभ कर दिया। सरकार ने इन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, परंतु सैनिकों ने गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। 8 मार्च 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड के कपड़ों के कारखानों में काम करने वाले मजदूर औरतों ने हड़ताल कर दी और उन्होंने सड़कों पर रोटी की मांग के नारे लगाए। दूसरे दिन जो है अन्य बहुत से मजदूर भी इसमें सम्मिलित हो गए और उन्होंने सड़कों पर जो है रोटी दो, युद्ध बंद करो। युद्ध बंद करो मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो रूसी सेना भाग ले रही थी उस संदर्भ में, तथा निरंकुश शासन का अंत हो, ये नारे लगाए गए। तो 10 मार्च को जो है आते आते सर्वत्र हड़ताल हो गई और क्रांति के चिन्ह दिखाई देने लगे। सैनिकों ने विद्रोहियों के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया। 11 मार्च को जार ने जो है क्रोध में आकर ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, तो अब ड्यूमा ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने क्रांति के प्रचार और संचालन हेतु एक सोवियत का गठन किया, एक परिषद का गठन किया, उसको वहाँ सोवियत कहते थे। और 14 मार्च को उन्होंने एक अस्थायी सरकार का गठन कर लिया और अंत में जो है विवश होकर जार ने 15 मार्च को सिंहासन त्याग दिया। तो इसके बाद जो है सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में आ गई। उदारवादी नेता लवोव ने अस्थायी सरकार का निर्माण किया और इस सरकार ने जनता को विचार प्रकाशन की स्वतंत्रता दी, संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की, अन्य दूसरे सुधार भी प्रारंभ किए। लेकिन ये सरकार की स्थिति डावाडोल रही क्योंकि किसान मजदूर इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि जनता विश्व युद्ध से अलग होना चाहती थी, सैनिक भी युद्ध से थक गए थे और जो राजनीतिक सुधार किए गए थे उससे आम जनता संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि जो अस्थायी सरकार है उनकी रोटी की समस्या हल नहीं कर सकी। इसलिए इस सरकार का भी पतन हो गया और सत्ता जो है मेनशेविक दल के हाथ में आ गई, जिसके नेता केरेंस्की थे। वो रक्तपात का विरोधी था और वैधानिक ढंग से क्रमिक सुधार कर समाजवाद की स्थापना करना चाहता था और वह भी समय युद्ध को जो है जारी रखकर बाद में उसका सम्मानपूर्ण अंत करना चाहता था। परंतु जो बोल्शेविक दल थे वो युद्ध को पूर्णतः समाप्त करने का प्रचार कर रहे थे। तो इसी पृष्ठभूमि में जो है नवंबर 1917 की क्रांति हुई। बोल्शेविकों के प्रचार के फलस्वरूप जो है सेना ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और कृषकों ने जो है जमींदारों की भूमि को छीनना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जमींदारों की कोठियों को भी फूंकना प्रारंभ कर दिया। मजदूर हड़ताल पर चले गए, काम के घंटे कम करने और वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन करने लगे। कहने का मतलब है कि देश में अराजकता छा गई और ऐसी स्थिति में जो है लोगों का सरकार से विश्वास समाप्त हो गया और जो केरेंस्की की सरकार का पतन हो गया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक स्वयंसेवकों ने पेट्रोग्राड के समस्त सरकारी भवनों तथा रेलवे स्टेशन पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया, उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए और इस प्रकार जो है
रक्त की एक बूंद बहाए बिना ही बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड पर अधिकार कर लिया। मार्च 1917 की क्रांति ने तो निरंकुश शासन का अंत कर मध्यम वर्ग के शासन की स्थापना की थी, लेकिन जो नवंबर 1917 की क्रांति थी उसने सच्चे अर्थों में जो है रूस में मजदूर सरकार की स्थापना की। सत्ता लेनिन तथा ट्राट्स्की ने ग्रहण की। लेनिन जो है उसके चेयरमैन और ट्राट्स्की जो है विदेश मंत्री बना। और 25 नवंबर को देश का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, जिसमें बोल्शेविकों को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अतः जो है लेनिन ने इसको जनता का प्रतिनिधि न मानकर इसको भंग कर दिया और बाद में है जो देश में पूर्ण रूप से जो है सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायक तंत्र स्थापित कर दिया। और इस सरकार ने जो है जर्मनी से ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि कर ली और युद्ध से हाथ खींच लिए। अब इस क्रांति के अगर परिणामों की बात करें तो 1917 ईस्वी में जो दोनों क्रांति हुई उनके परिणाम स्वरूप रूस में क्या हुआ, एक तो जारशाही के निरंकुश शासन की समाप्ति हुई और इसके बाद जो है पहले मध्यम वर्ग फिर सर्वहारा वर्ग का जो है अधिनायक तंत्र की स्थापित हो गया। इसके अलावा जो है कुलीन वर्ग और चर्च की शक्ति का भी नाश हो गया और जो लेनिन ने जो नवीन आर्थिक नीतियां अपनाई उसके परिणाम स्वरूप जो है रूस की आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई। 1928 ईस्वी में रूस में पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई और रूस का तीव्र आर्थिक विकास हुआ। कुछ क्षेत्रों में तो रूस पश्चिमी देशों से भी आगे निकल गया। इस क्रांति के बाद जो है जागीरदारों से भूमि लेकर किसानों में बांट दी गई, जिससे जो है रूसी समाज समानता का प्रतीक बन गया। वहाँ प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई, जिससे शिक्षा का भी तीव्र विकास हुआ। और ये बोल्शेविक क्रांति जो है इसने विश्व के अन्य देशों पर भी प्रभाव डाला। सभी देशों में आम जनता के कल्याण पर महत्व दिया जाने लगा, जिससे विश्व के जो शोषित पीड़ित वर्ग को बल प्राप्त हुआ। एक प्रभाव जो है रूसी क्रांति ने ये भी डाला कि विश्व में जो चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को इससे बल प्राप्त हुआ। रूस ने जो है इसके बाद विश्व में साम्यवाद के प्रसार का प्रयास किया और वहाँ की क्रांतियों को जनधन की सहायता दी, जिससे विश्व के अनेक देशों में साम्यवादी व्यवस्थाएं कायम हो गई और रूस के साम्यवादियों के हाथ में चले जाने से पश्चिमी देश उससे एक प्रकार से घृणा करने लगे, दूर रहने लगे, जिससे रूस और अमेरिका दो गुटों के नेता हो गए और विश्व जो है प्राय जो है दो गुटों में बट गया। तो ये इस क्रांति के 1917 की जो रूसी क्रांति है उसके परिणाम थे।